हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अरेस्ट ऑफ पर्सन्स अंडर चैप्टर 5 ऑफ BNSS। तो सेक्शन 35 हमारा डील करता है व्हेन पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट विदाउट वारंट। तो एज वी नो कि पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के कब अरेस्ट कर सकता है, कॉग्निजेबल केसेस में अरेस्ट कर सकता है, उसके पास पावर है। लेकिन ये जो पावर है बिना वारंट के अरेस्ट करने की, ये सब्जेक्ट टू सेक्शन 35 है। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट और एक होता है उस पावर का एक्सरसाइज करना। ये दो अलग चीज़ें हैं। अगर पुलिस ऑफिसर के पास पावर है कि वो बिना वारंट के कॉग्निजेबल केसेस में अरेस्ट कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर केस में, हर कॉग्निजेबल केस में अरेस्ट करते फिरेंगे, ऐसा नहीं है। दोनों चीज़ें, एक पावर होना और उस पावर का एक्सरसाइज करना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ऐसा हेल्ड हुआ था जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में। तो अगर सेक्शन नंबर 35 में हमें कुछ ऐसे इंस्टांस दे रखे हैं जहाँ पर हमें बताया गया है कि किन केसेस में कॉग्निजेबल केस होने के बावजूद विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है, तो जो अरेस्ट करने की पावर है पुलिस ऑफिसर की, ये सब्जेक्ट टू सेक्शन नंबर 35 हो जाएगी, क्योंकि स्पेसिफिकली इसमें दिया हुआ है। सिंपल वर्ड्स में अगर हम अरेस्ट समझे तो अरेस्ट एक डिटेंशन है जो पुलिस ऑफिसर के द्वारा किया जाता है, और यहाँ पर जो पर्सन की लिबर्टी है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, उसको डिटेन किया जाता है। बट ये जो डिटेंशन है ये लॉफुली होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। ओके, सेक्शन 35 सब सेक्शन 1 बात करता है एनी पुलिस ऑफिसर में विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम अ मैजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट अरेस्ट एनी पर्सन। किन पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं बिना ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट के या बिना वारंट के? तो क्लॉज ए कहता है हु कमिट्स इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो वो लोग जिन्होंने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है पुलिस की प्रेजेंस में, उनको पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के या बिना ऑर्डर के मजिस्ट्रेट के अरेस्ट कर सकती है। क्लॉज बी कहता है अगेंस्ट whom रीजनेबल कंप्लेंट हैज़ बीन मेड or credible information has been received or reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offense punishable with imprisonment for a term which may be less than 7 years or which may extend to 7 years whether with or without fine if the following conditions are satisfied, namely क्लॉज बी कहता है कोई ऐसा पर्सन जिसकी अगेंस्ट रीजनेबल कंप्लेन है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है या रीजनेबल सस्पिशन है। मतलब सिर्फ कंप्लेन होना या सिर्फ इंफॉर्मेशन होना, सिर्फ सस्पिशन होना कि इस पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है, ये सफिशिएंट नहीं होगा। रीज़नेबल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए इंफॉर्मेशन या कंप्लेन जिससे पुलिस ऑफिसर को लग रहा है कि उसने ऑफेंस किया होगा, तो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। तो कौन सा ऑफेंस जिसमें पनिशमेंट 7 साल से कम है या फिर 7 साल तक है, विद और विदाउट फाइन। लेकिन ऐसे ऑफेंसेस के केस में दिए गए नीचे के पॉइंट्स जो हैं वो सेटिस्फाई होना ज़रूरी होंगे। सिर्फ ये क्लॉज बी की 7 साल से कम या 7 साल तक की पनिशमेंट सफिशिएंट नहीं होगी अगर बिना वारंट अरेस्ट किया जा रहा है। दिए गए प्रोविजंस जो आगे अभी हम पढ़ेंगे उनका होना भी ज़रूरी होगा। तो फर्स्ट पार्ट है द पुलिस ऑफिसर हैज़ रीज़न टू बिलीव ऑन द बेसिस ऑफ सच कंप्लेन इन्फॉर्मेशन और सस्पिशन दैट सच पर्सन हैज़ कमिटेड द सेड ऑफेंस। तो पहली बात तो पुलिस ऑफिसर के पास रीज़न टू बिलीव होना चाहिए कि ऐसा ऑफेंस उसके द्वारा किया गया है जैसी कंप्लेन या इन्फॉर्मेशन उसको मिली है। फिर पॉइंट 2 कहता है द पुलिस ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट सच अरेस्ट इज़ नेसेसरी। पुलिस ऑफिसर को लगता है कि ऐसा अरेस्ट करना ज़रूरी है। क्यों? टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम committing any further offense or for proper investigation of offense or to prevent such person from causing the evidence of such offense to disappear or tampering with such evidence in any manner or to prevent such person from making any inducement, threat or promise to any person acquainted with the facts of the case so as to dissuade him from disclosing such fact to the court or to the police officer, or unless such person is arrested, his presence in the court whenever required cannot be ensured। तो जब हमने ये ऊपर क्लॉज बी पढ़ा उसके साथ साथ ये सारे प्रोविजंस होना ज़रूरी है। मतलब कि ऐसे ऑफेंसेस में अगर
पर्सन को अरेस्ट नहीं किया गया तो वो दोबारा से ऑफेंस कर सकता है। उसे प्रिवेंट करने के लिए अरेस्ट करना ज़रूरी है, या फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए अरेस्ट करना ज़रूरी है, या फिर वो पर्सन क्या कर सकता है, छेड़खानी कर सकता है एविडेंसेस के साथ, उनको गायब कर सकता है, उनमें बदलाव कर सकता है, इसलिए वो ऐसा ना कर पाए उसको तुरंत अरेस्ट करना ज़रूरी है। या फिर वो पर्सन क्या कर सकता है जिसके खिलाफ़ इंफॉर्मेशन आई है या कंप्लेन आई है, वो जो लोगों को फैक्ट्स के बारे में पता है केस के, जो लोग जानते हैं केस के बारे में और आगे जाके एविडेंस दे सकते हैं, उन लोगों को रोकने के लिए कि वो जाकर कोर्ट में एविडेंस ना दे पाएँ या फिर पुलिस को फैक्ट्स को डिस्क्लोज़ ना कर पाएँ, उनको वो इंड्यूस कर रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है, कोई प्रॉमिस कर रहा है, कोई दबाव डालेगा, वो ऐसा कर सकता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए उसको अरेस्ट करना ज़रूरी है। या फिर वो अगर उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा तो वो कोर्ट में आएगा नहीं जब उसको बुलाया जाएगा, इसलिए ज़रूरी है। तो अगर क्लॉज बी में ऐसे किसी पर्सन की इन्फॉर्मेशन आती है जिसने 7 साल से कम या 7 साल तक का ऑफेंस किया है, तो उसको अरेस्ट करने के लिए बिना वारंट के, अभी हमने जो कंडीशंस पढ़ी उनका साथ में होना ज़रूरी होगा। फिर कहते हैं एंड द पुलिस ऑफिसर शैल रिकॉर्ड वाइल मेकिंग सच अरेस्ट हिज रीज़न इन राइटिंग। तो जब पुलिस ऑफिसर क्लॉज बी के अकॉर्डिंग किसी पर्सन को अरेस्ट करेंगे बिना वारंट के, तो वो क्यों अरेस्ट कर रहे हैं ऐसे केस में वो रीज़न रिकॉर्ड करेंगे, कि मतलब उनको लगता है कि वो पर्सन एविडेंसेस के साथ छेड़खानी कर सकता है या जो विटनेसेस हैं उनके ऊपर दबाव बना सकता है, जो भी रीज़न लग रहा है पुलिस को, वो राइटिंग में रिकॉर्ड करेंगे। Provided that police officer shall, in all cases where the arrest of a person is not required under the provision of this subsection, record the reason in writing for not making the arrest. तो अगर इस सेक्शन के अंदर रिक्वायर किया जा रहा है कि उसको अरेस्ट होना चाहिए, पर पुलिस ऑफिसर क्या कर रहे हैं, अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, अभी जो हमने पढ़ा उसके अंदर वो रिक्वायर्ड था कि पर्सन को अरेस्ट करना चाहिए था, पर पुलिस ऑफिसर ने नहीं करा, तो अब जब नहीं करा है तो उस बात का भी रीज़न वो रिकॉर्ड करेंगे। क्लॉज सी कहता है अगेंस्ट whom credible information has been received that he has committed a cognizable offence punishable with the imprisonment for a term which may extend to or more than 7 years whether with or without fine or death sentence, or and the police officer has a reason to believe on the basis of that information that such person has committed a said offence। तो क्लॉज सी कहता है कोई ऐसा पर्सन है जिसके खिलाफ क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आई है कि उस पर्सन ने ऐसा ऑफेंस करा है जिसकी सज़ा 7 साल से ज़्यादा है, विद और विदाउट फाइन या फिर डेथ सेंटेंस है, तो ऐसे केस में जो अभी हमने ऊपर प्रोविजंस पढ़े उन सब का होना ज़रूरी नहीं है, पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं। वहाँ पर ये रिक्वायरमेंट होना ज़रूरी नहीं है कि वो इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़रूरी था या फिर वो क्या कहते हैं एविडेंसेस की टेम्परिंग कर सकता था, फैब्रिकेशन कर सकता था। यहाँ पर क्लॉज सी के अंदर ऐसी सिचुएशंस का होना ज़रूरी नहीं होगा जहाँ पर ऐसा ऑफेंस है जो कि पनिशेबल विद अ डेथ या 7 इयर्स से ज़्यादा का है, विद और विदाउट फाइन। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है वो क्रेडिबल होनी चाहिए। सिर्फ इन्फॉर्मेशन की किसी पर्सन ने ऐसा ऑफेंस करा है ये नहीं चलेगा, एक रीज़नेबल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, पुलिस को रीज़न टू बिलीव होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन इस क्वालिटी की होनी चाहिए कि हाँ उसने ऑफेंस किया होगा तभी ऐसा होगा। क्रेडिबल, रीज़नेबल ये वर्ड्स जो हैं वो ध्यान रखने हैं और मेंस में लिख कर आना है। क्लॉज डी कहता है हु हैज़ बीन प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर ईदर अंडर दिस संहिता और बाय ऑर्डर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो क्लॉज डी कह रहा है कोई पर्सन है जिसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया गया है, या तो इस संहिता के अंदर किया गया है या फिर स्टेट गवर्नमेंट के किसी ऑर्डर के अंदर किया गया है, तो वहाँ पर भी पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं। क्लॉज ई कहता है in whose possession anything is found which may reasonably be suspected to be stolen property and who may reasonably be suspected of having committed an offense with a reference to the such property। तो कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास से ऐसी प्रॉपर्टी मिल रही है जो कि स्टोलन प्रॉपर्टी है, चुराई हुई संपत्ति है, या फिर ऐसा रीज़न टू बिलीव है कि उसने उस प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई ऑफेंस करा है, तो अगर कोई ऐसा केस है तो वहाँ पर भी बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। क्लॉज एफ कहता है हु ऑब्स्ट्रक्ट अ
police officer while in the execution of his duty or who has escaped or attempt to escape from lawful custody। तो कोई पर्सन है जो पुलिस ऑफिसर को उसकी ड्यूटी करने पर ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, रोक रहा है, या फिर कोई भागने की कोशिश कर रहा है, या फिर वो भाग गया है लॉफुल कस्टडी से। या तो वो भाग गया है तो भी उसे बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है, भागने की कोशिश कर रहा है तो भी उसे बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है, पर वो कस्टडी कैसी होनी चाहिए? लॉफुल कस्टडी होनी चाहिए। या फिर पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी कर रहा है और कोई पर्सन उसको पुलिस ऑफिसर को उसकी ड्यूटी नहीं करने दे रहा है, तो ऐसे पर्सन को भी बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। क्लॉज जी कहता है हु इज़ रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग डिजर्टर फ्रॉम एनी आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन। तो कोई पर्सन है जिसमें रीज़न टू बिलीव है कि ये क्या है, ये आर्म्ड फोर्स से डिजर्टेड पर्सन है, तो उसको भी यूनियन का होना चाहिए, तो उसको भी क्या है, बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। क्लॉज एच, who has been concerned in or against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists of his having been concerned in any act committed at any place out of India, if committed in India, would have been punishable as an offense। सिंपल सा क्लॉज है, ये कहता है कि कोई ऐसा पर्सन है जिसके खिलाफ कोई रीजनेबल कंप्लेन है या क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है या सस्पिशन है और उसने ऑफेंस किया है कहाँ, इंडिया के बाहर, लेकिन अगर वही एक्ट उसने इंडिया में करा होता तो वो एज अ ऑफेंस पनिशिएबल होता। मतलब कोई ऑफेंस है जो उसने इंडिया के बाहर किया है, कोई एक्ट है जो उसने इंडिया के बाहर किया है, अब वही एक्ट अगर सेम वो इंडिया में करता तो वो पनिशिएबल एज ऑफेंस हो जाता, वो अपराध हो जाता। तो फिर क्या होगा, ऐसे पर्सन को भी बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। एंड फॉर विच अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू द एक्स्ट्राडिशन और अदरवाइज लायबल टू बी एप्रीहेंडेड और डिटेन इन दी कस्टडी इन इंडिया। तो ऐसा कोई एक्स्ट्राडिशन का लॉ है या अदरवाइज है जहाँ पर उस पर्सन को डिटेन किया जाएगा कस्टडी में इन इंडिया में, तो वहाँ पर पुलिस ऑफिसर क्या कर सकते हैं, बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं। क्लॉज आई कहता है हु बीइंग अ रिलीज्ड कन्विक्ट कमिट अ ब्रीच ऑफ एनी रूल अंडर द सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 390। कोई पर्सन है जिसे 394 के सबसेक्शन 5 के अंदर रिलीज़ किया गया है और जिस टर्म्स पे रिलीज़ करा गया है, जिस कंडीशंस पे रिलीज़ किया गया है, वो उसका ब्रीच करता है, तो उसको भी बिना वारंट के तुरंत अरेस्ट किया जा सकता है। क्लॉज जे कहता है फॉर हुज अरेस्ट एनी रिक्विजिशन वेदर राइटिंग और ओरल हैज़ बीन रिसीव्ड फ्रॉम एनी अनदर पुलिस ऑफिसर प्रोवाइडेड दैट द रिक्विजिशन स्पेसिफाई द पर्सन टू बी अरेस्टेड एंड द ऑफेंस और अदर कॉज फॉर विच द अरेस्ट इज टू बी मेड एंड इट अपेयर फ्रॉम that the person might lawfully be arrested without a warrant be by the officer who has issued the requisition। ऐसा होता है कुछ केसेस में कि कोई एक जगह की पुलिस है और जिसको अरेस्ट करना होता है वो दूसरी जगह पे है। सपोज़ जिस पुलिस को अरेस्ट करना है वो यूपी की है और जहाँ पर अक्यूज्ड को अरेस्ट करना है वो बिहार में है, तो पुलिस क्या करेगी, वहाँ पर एक रिक्विजेशन भेज देगी, वो राइटिंग में भी हो सकता है, ओरली भी हो सकता है बिहार को सपोज़। तो वहाँ पर वो रिक्विजिशन कैसा होना चाहिए, इतना सफिशिएंट होना चाहिए, उसमें होना चाहिए कि पर्सन जिसको अरेस्ट करेगी बिहार पुलिस वो क्यों करेगी और किस पर्सन को करना है। और अगर वहाँ की पुलिस रिक्विजिशन से सेटिस्फाई होती है कि पर्सन को बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है, तो फिर वो वहाँ पर क्या होगा, उस पर्सन को बिना वारंट के अरेस्ट कर लिया जाएगा। सबसेक्शन 2 कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 39 नो पर्सन कंसर्न इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस और अगेंस्ट हुम अ कंप्लेन हैज़ बीन मेड और क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन रिसीव्ड और रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट ऑफ हैविंग कमिटेड सो कंसर्न शैल बी अरेस्टेड एक्सेप्ट अंडर अ वारंट और ऑर्डर ऑफ। सबसेक्शन 2 हमारा ये कह रहा है कि जो भी पर्सन है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में बिना वारंट के या फिर बिना ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट के अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ये हम सबको पता है कि जब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो उसमें अरेस्ट करने के लिए वारंट
की ज़रूरत होती है, मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर की ज़रूरत होती है। बट इसका एक एक्सेप्शन है जो सेक्शन 39 है, वो क्या कहता है कि कोई पर्सन है जो कि पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहा है, कमिट कर दिया उसने, अब उससे डिमांड किया जा रहा है कि अपना नाम पता बताओ और वो नहीं बता रहा है, तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है बिना वारंट के। तो ये सब सेक्शन 2 यही कह रहा है कि सेक्शन 39 में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होने के बावजूद अगर वो पर्सन नाम पता नहीं बता रहा है और तुरंत पुलिस ऑफिसर के सामने ही उसने ऑफेंस कमिट करा है या फिर वो अक्यूज्ड है, तो उसको बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। बाकी किसी भी केस में, नॉन कॉग्निजेबल केस में, पुलिस ऑफिसर अक्यूज्ड को बिना वारंट के या बिना ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट के अरेस्ट नहीं कर सकती है। यही कह रहा है हमारा सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 3 कहता है द पुलिस ऑफिसर शैल इन ऑल द केसेस वेयर द अरेस्ट ऑफ अ पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर सबसेक्शन 1 issue a notice directing the person against whom a reasonable complaint has been made, credible information has been received, or a reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offense, to appear before him or at such other place as may be specified in the notice. सबसेक्शन 3 हमारा सेक्शन 41A है CRPC का, जो अब सेक्शन 35 के सबसेक्शन 3 में डाल दिया गया है। ये कहता है कि कोई पुलिस ऑफिसर है जो अरेस्ट नहीं कर रहा है सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 35 के अंदर, कोई पर्सन है जिसको वो अरेस्ट नहीं कर रहा है, तो वो उसको नोटिस इशू करेगा, डायरेक्ट करेगा कि जब तुम्हें बुलाया जाए तब तुम आ जाना, और कॉग्निजेबल केस है उसके खिलाफ लेकिन वो अरेस्ट नहीं कर रहा है, तब वो ऐसी नोटिस इशू करेगा। सबसेक्शन 4 कहता है where such a notice is issued to any person, it shall be a duty of that person to comply with the terms of notice. तो जब ऐसी नोटिस किसी पर्सन को इशू करी जाएगी तो उसके ऊपर ड्यूटी होगी कि जहाँ पर उसको बुलाया जा रहा है, जो भी टर्म्स हैं नोटिस के, उसकी वो पालना करेगा, जो बोला गया है वो किए करेगा, वो उसकी ड्यूटी है। सबसेक्शन 5 कहता है वेयर सच पर्सन कंप्लाइज एंड कंटिन्यूज टू कंप्लाइज विद द नोटिस, ही शैल नॉट बी अरेस्टेड इन द रिस्पेक्ट ऑफ द ऑफेंस रेफर्ड टू इन द नोटिस अनलेस फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड द पुलिस ऑफिसर इज ऑफ ओपिनियन दैट ही ऑट टू बी अरेस्टेड। कोई पर्सन है जिसको नोटिस इशू करा गया, अब वो नोटिस की क्या कर रहा है, कंप्लाई कर रहा है, नोटिस को जो भी लिखा गया है सब मान रहा है, तो उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है किसी रीज़न से उसको अरेस्ट करना चाहिए, तो फिर वो पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड करेगा रीज़न और उसके बाद ही अरेस्ट करेगा। सबसेक्शन 6 कहता है वेयर सच पर्सन at any time fails to comply with the terms of the notice or is unwilling to identify himself, the police officer may, subject to the such order as may be passed by a competent court in this behalf, arrest him for the offence mentioned in the notice. तो कोई पर्सन है जो कि किसी भी टाइम पर जब उसको नोटिस इशू करा गया वो नोटिस से कंप्लाई नहीं कर रहा है या अपने आप को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा है कि उसके लिए नोटिस है, तो पुलिस ऑफिसर चाहे, क्योंकि वर्ड में है, सब्जेक्ट टू द ऑर्डर पास बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, जो भी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उसके सब्जेक्ट में रहकर, उसके अधीन रहकर क्या करेंगे, उस पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं उस ऑफेंस के लिए जिस ऑफेंस के लिए नोटिस को इशू किया गया था। अब जो ये आप सब सेक्शन 7 देख रहे हैं जो पिंक से हाईलाइटेड है, ये CRPC में नहीं था, ये नया प्रोविज़न है। क्या कहता है, तो सब सेक्शन 7 कहता है नो अरेस्ट शैल बी मेड विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस इन द केस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल फॉर द इम्प्रिजनमेंट ऑफ लेस देन 3 years and such person is infirm or is above the 60 years of age। तो जहाँ पर ऑफेंस कैसा है जिसमें पनिशमेंट 3 साल से कम है, या फिर वो पर्सन इन्फर्म है, या फिर उस पर्सन की एज 60 से ज़्यादा है, तो अगर ऐसे पर्सन को अरेस्ट करना है तो पहले प्रायर परमिशन चाहिए होगी, अरेस्ट करने से पहले परमिशन चाहिए होगी ऐसे ऑफिसर की जो कि डिप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ रैंक के नीचे का नहीं होगा, मतलब इसके ऊपर की रैंक का होगा। ऐसे ऑफिसर की पहले परमिशन चाहिए होगी अरेस्ट करने की 3 केसेस में, या तो ऑफेंस की जो पनिशमेंट है वो 3 साल से कम है और पर्सन कैसा है, इन्फर्म है,
या फिर ऑफेंस की पनिशमेंट 3 साल से कम है और पर्सन कैसा है 60 साल का है, तो 3 ईयर वाला कंडीशन और उसके बाद एंड लिखा है, तो इन्फर्म या 60 में से दोनों में से कोई एक हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, और साथ में क्या होना चाहिए, पनिशमेंट 3 ईयर से कम की होनी चाहिए। सेक्शन 35 के साथ हम रीड करेंगे सेक्शन 39, सेक्शन 40 और सेक्शन 41 और सेक्शन 171। सेक्शन 39 बात करता है अरेस्ट ऑन द रिफ्यूज़ल टू गिव नेम एंड एड्रेस। सबसेक्शन 1 कहता है व्हेन एनी पर्सन हु इन द प्रेजेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर हैज़ कमिटेड और हैज़ बीन अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस refuses on the demand of such officer to give his name or resident or give the name or the resident which the police officer has a reason to believe to be false, he may be arrested by such officer in order that his name or residence may be ascertained। तो कोई ऐसा पर्सन है जिसने पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में कमिट किया है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, और जब उससे उसका नाम पता पूछा जा रहा है तो वो बता नहीं रहा है, या फिर जो वो नाम पता बता रहा है पुलिस ऑफिसर को लग रहा है कि गलत बता रहा है, तो पुलिस ऑफिसर क्या करेंगे, उसको अरेस्ट कर सकते हैं उसका नाम पता जानने के लिए। यहाँ पे कौन से ऑफेंस की बात हो रही है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात हो रही है। सबसेक्शन 2 कहता है वेयर द ट्रू नेम एंड द रेसिडेंस ऑफ सच पर्सन हैज़ बीन असर्टेन ही शैल बी रिलीज्ड ऑन द बॉन्ड और बेल बॉन्ड टू अपीयर बिफोर अ मैजिस्ट्रेट इफ सो रिक्वायर्ड। तो जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है उसने नाम पता बता दिया है, तो अब उसको बेल बॉन्ड पे या फिर बॉन्ड पे रिलीज़ किया ही जाएगा, शैल वर्ड यूज़ हुआ है। और अगर मैजिस्ट्रेट के सामने उसको बुलाया जाता है तो फिर उसे अपेयर होना होगा। प्रोवाइडेड दैट इफ़ सच पर्सन इज़ नॉट अ रेसिडेंट इन इंडिया द बेल बॉन्ड शैल बी सिक्योर्ड बाय द श्योरिटी और द श्योरिटी इज़ रेसिडेंट इन इंडिया। वो पर्सन जिसे अरेस्ट किया गया है वो इंडिया का रेसिडेंट नहीं है, तो जो बेल बॉन्ड में श्योरिटी या फिर श्योरिटीज़ होंगे वो लोग इंडिया के रेसिडेंट होने चाहिए। तो जो पर्सन श्योरिटी बनेंगे उस पर्सन के लिए जिसको अरेस्ट किया गया है वो इंडिया के रेसिडेंट होने चाहिए, अगर वो पर्सन जिसको अरेस्ट किया है वो रेसिडेंट नहीं है इंडिया का। सबसेक्शन 3 कहता है इफ़ द ट्रू नेम एंड रेसिडेंस ऑफ सच पर्सन इज़ नॉट असर्टेन्ड विद इन द 24 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ अरेस्ट और इफ़ ही फेल्स टू एग्जीक्यूट बॉन्ड और बेल बॉन्ड or if so required to furnish sufficient security, he shall forthwith be forwarded to the nearest magistrate having a jurisdiction। तो 24 घंटे से ज़्यादा बिना स्पेशल ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट के आप डिटेन नहीं कर सकते हैं, वो लॉफुल डिटेंशन नहीं रहेगा। मैक्सिमम 24 आवर्स है, उसके पहले भी आप मजिस्ट्रेट के सामने ले जा सकते हैं, पुलिस ऑफिसर पहले भी ले जा सकता है, मैक्सिमम 24 आवर्स है। अगर उसे 24 आवर्स से ज़्यादा रखना है तो फिर उसे मजिस्ट्रेट से ऑर्डर चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज़ वो अनलॉफुल डिटेंशन हो जाएगा। तो यही बोला जा रहा है सबसेक्शन 3 में कि अगर नाम पता नहीं पता चल पा रहा है, 24 घंटे हो गए हैं, या फिर वो बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है, सफिशेंट श्योरिटीज़ नहीं दे पा रहा है, तो क्या होगा, तो उसे मैजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाएगा जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन है। सेक्शन 40 बात करता है अरेस्ट बाय अ प्राइवेट पर्सन इन द प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट। तो सेक्शन 40, 41 दोनों मेंस में पूछे जा चुके हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जहाँ पर प्राइवेट पर्सन के द्वारा या फिर मैजिस्ट्रेट के द्वारा अरेस्ट किया जा रहा है। तो सेक्शन 40 में प्राइवेट पर्सन के द्वारा अरेस्ट किया जा रहा है और सेक्शन 41 में मैजिस्ट्रेट के द्वारा अरेस्ट किया जा रहा है। सेक्शन 40 का सबसेक्शन 1 कहता है any private person may arrest or caused to be arrested any person who in his presence commit a non-bailable and cognizable offense or proclaimed offender and without an unnecessary delay but within the 6 hours from such arrest shall make over or cause to be made over any person so arrested to a police officer or in the presence of a police officer take such person or cause to be taken in the custody to the nearest police station। तो सबसेक्शन 1 सिर्फ इतना कहता है जो प्राइवेट पर्सन है अगर उसकी प्रेजेंस में कोई पर्सन नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है तो नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल होना चाहिए, दोनों कंडीशन साथ में होनी चाहिए। ऑफेंस कैसा होना चाहिए, बेलेबल नहीं होना चाहिए और कॉग्निजेबल होना चाहिए।
दूसरा क्या है, या फिर कोई पर्सन प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है तो प्राइवेट पर्सन उसको अरेस्ट कर लेगा, बट 6 घंटे के अंदर जब से अरेस्ट करा है उसको पुलिस के पास ले जाएगा या नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में ले जाकर कस्टडी में दे देगा। जो 6 घंटे का टाइम पीरियड है कि 6 घंटे में उसको पुलिस स्टेशन ले जाना है प्राइवेट पर्सन को, जिस पर्सन को उसने अरेस्ट करा है, ये टाइम लिमिट आपका सीआरपीसी में गिवन नहीं था। ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा और यहाँ से प्री का क्वेश्चन बनेगा और मार्क करना है आपको 6 आवर्स के अंदर। सब सेक्शन 2 कहता है इफ़ देयर इज़ अ रीज़न टू बिलीव दैट सच पर्सन कम अंडर द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 35 अ पुलिस ऑफिसर शैल टेक हिम इन द कस्टडी। तो वो पर्सन जिसको लेकर आया है प्राइवेट पर्सन अरेस्ट करके, वो अगर फॉल करता है सेक्शन 35 के सबसेक्शन 1 के अंदर तो पुलिस ऑफिसर उसे कस्टडी में ले लेगा। सबसेक्शन 3 कहता है if there is a reason to believe that he has committed a non-bailable offense and he refuses on the demand of a police officer to give his name and residence or give a name or residence which such police officer has a reason to believe to be false, he shall be dealt with under the provision of section 39. But if there is no sufficient reason to believe that he has committed any offense, he shall be at once released. तो कोई ऐसा पर्सन है जिसे वो अरेस्ट करके लाया है प्राइवेट पर्सन और उसने कमिट किया है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो अभी हमने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए सेक्शन 39 पढ़ा, जो कि कह रहा था कि नाम पता ले लिया जाएगा, बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा दिया जाएगा, उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा। अगर वो इंडिया का रेसिडेंट नहीं है तो श्योरिटी इंडिया की होनी चाहिए, और अगर नाम पता 24 घंटे में नहीं ले पाया पुलिस ऑफिसर तो मैजिस्ट्रेट के आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो सेम जब प्राइवेट पर्सन लेकर आएगा किसी अक्यूज्ड को, किसी पर्सन को अरेस्ट करके और उसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, पुलिस को ये लगता है, रीज़न टू बिलीव है पुलिस के पास, तो सेक्शन 39 अभी हमने पढ़ा नॉन कॉग्निजेबल के लिए, वही उस पर अप्लाई हो जाएगा। बट अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि कोई ग्राउंड नहीं बनता है इसे अरेस्ट करने का, कोई ऑफेंस नहीं करा है इसने, तो उसे तुरंत रिलीज़ कर दिया जाएगा। सेक्शन 41 कहता है अरेस्ट बाय मैजिस्ट्रेट। सबसेक्शन 1 कहता है वेयर एनी ऑफेंस इज कमिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट वेदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल विद इन हिज लोकल jurisdiction, he may himself arrest or order any person to arrest the offender and may thereupon subject to the provision herein contained as to the bail commit the offender to the custody। तो जब कोई मैजिस्ट्रेट, अच्छा यहाँ पर मैजिस्ट्रेट जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव दोनों के पास पावर है अरेस्ट करने की। सबसेक्शन 1 कह रहा है कोई पर्सन है जिसने मैजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में कोई ऑफेंस करा है तो वो मैजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं, उसको खुद अरेस्ट कर सकते हैं, किसी पर्सन को ऑर्डर दे सकते हैं इसको अरेस्ट करो, और जो भी बेल के प्रोविजंस लागू होते हैं वो उस पर्सन पे भी लागू होंगे। अगर बेल ऑफेंस है तो बेल पे रिलीज़ कर दिया जाएगा, नहीं है तो आगे के प्रोविज़न होंगे, कर सकते हैं तो किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, जैसे भी कस्टडी में फॉरवर्ड करना है वो किया जाएगा। तो यही बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविज़न ऑफ बेल उस पर लागू होगा। सबसेक्शन 2 एनी मैजिस्ट्रेट वेदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल एट एनी टाइम अरेस्ट और डायरेक्ट द अरेस्ट इन हिज प्रेजेंस विद इन हिज लोकल jurisdiction ऑफ एनी पर्सन फॉर हुज अरेस्ट ही इज़ इनकॉम्पिटेंट एट द टाइम एंड द सर्कमस्टांसेस टू इशू अ वारंट। तो कोई मैजिस्ट्रेट है, एग्जीक्यूटिव या फिर जुडिशियल, वो डायरेक्ट करते हैं या फिर अरेस्ट करवाते हैं अपने प्रेजेंस में, अपने लोकल jurisdiction के अंदर, ऐसा पर्सन जिसके लिए वो कॉम्पिटेंट है अरेस्ट वारंट इशू करने के लिए। तो आपको बता दें जो सेक्शन 41 के अंदर अरेस्ट हो रहा है वो किस नेचर का है, एग्जीक्यूटिव नेचर का है। यहाँ पर मैजिस्ट्रेट की एग्जीक्यूटिव पावर है कि वो अरेस्ट कर रहे हैं, ये जुडिशियल पावर नहीं है। ऐसा कहाँ हेल्ड हुआ, तो शैलजानंद पांडे वर्सेस सुरेश चंद्र पटना हाईकोर्ट के द्वारा हेल्ड किया गया, क्योंकि यहाँ पर भी ये एग्जीक्यूटिव पावर एक्सरसाइज हो रही है मजिस्ट्रेट के द्वारा, जुडिशियल पावर तो है नहीं। तो यहाँ पर भी 24 आवर्स के अंदर क्या होगा, मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा जो उस पर्सन को अरेस्ट किया गया है। अच्छा, ये तो हमने प्रोविज़न पढ़ा सेक्शन नंबर 41 के अंदर, जहाँ पर मैजिस्ट्रेट क्या कर रहे थे, लोकल jurisdiction में अरेस्ट करवा रहे थे। इन केस वो अपने बियॉन्ड द लोकल jurisdiction अरेस्ट करवाते हैं
तो वो एज अ मैजिस्ट्रेट अरेस्ट नहीं करेंगे, फिर वो एज अ प्राइवेट पर्सन अरेस्ट करेंगे अगर वो किसी पर्सन का अरेस्ट करवा रहे हैं बियॉन्ड द लोकल ज्यूरिस्डिक्शन। सेक्शन 170 अरेस्ट टू प्रिवेंट कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। सेक्शन 170 कहता है अ पुलिस ऑफिसर नोइंग ऑफ डिज़ाइन टू कमिट एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट विदाउट ऑर्डर फ्रॉम अ मैजिस्ट्रेट और विदाउट अ वारंट अ पर्सन सो डिज़ाइनिंग if it appears to such police officer that the commission of offense cannot otherwise prevented। तो पुलिस ऑफिसर को ऐसा पता चलता है कि कोई पर्सन है जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करने वाला है और उसको रोका नहीं जा सकता, अगर उसे तुरंत अरेस्ट नहीं किया जाएगा तो वो मैजिस्ट्रेट के बिना ऑर्डर के, बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं। सबसेक्शन 2 कहता है नो पर्सन अरेस्टेड अंडर द सबसेक्शन 1 शैल बी डिटेन इन द कस्टडी फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 24 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ हिज अरेस्ट अनलेस हिज फर्दर डिटेंशन इज रिक्वायर्ड और ऑथराइज्ड अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस संहिता और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो सबसेक्शन 2 यही कहता है कि जब भी बिना वारंट के अरेस्ट किया गया है उसे 24 घंटे से ज़्यादा क्या नहीं करके रखा जाएगा, डिटेन नहीं करके रखा जाएगा बिना मैजिस्ट्रेट के स्पेशल ऑर्डर के, जो कि इस संहिता में दिए गए हैं। हमने पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी ये टॉपिक कवर किया हुआ है इन्वेस्टिगेशन के अंदर, आप चाहे तो जाके दे सकते हैं। तो जब भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करेंगे तो बिना स्पेशल ऑर्डर के मैक्सिमम 24 घंटे से ज़्यादा वो डिटेन करके नहीं रख सकते हैं। तो इसके साथ हमारा टॉपिक ख़त्म होता है जहाँ पर पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर रहे हैं बिना वारंट के। इसके आगे की प्रोविज़न हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।